नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 हिंदी का पाठ 14 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है लोकगीत। लोकगीत का मतलब होता है लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 चैप्टर लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये यहाँ पे बताया कि लोकगीत किसे कहते हैं। तो लोकगीत शास्त्रीय संगीत से अलग हैं। लोकगीत क्या है? सीधे व्यक्तियों के द्वारा गाए जाने वाला संगीत है, जो कि गांव, घर और नगरों में गाया जाता है। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें हमें अभ्यास की जरूरत होती है, साधना की जरूरत होती है, जबकि लोकगीत में साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनकी रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं, मतलब इनको ग्रामीण लोग ही ज्यादा गाया करते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। सभी वाद्य यंत्र ढोलक, झांझ, करताल मतलब हाथों से बजाने वाले या ताली, बांसुरी आदि की सहायता से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। हे मतलब इसकी उपेक्षा की जाती थी। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। मतलब नजर बदली है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बदलाव हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक संगीत और लोकगीतों के संग्रह पर कमान बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। और अनेक लोगों ने क्या है, जो अनेक बोलियां हैं, लोक साहित्य और लोकगीतों का जो संग्रह है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से अनेक संग्रह अब क्या है, प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खंड, औरा, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ये जातियां हैं भील, संथाल, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। मतलब जब ये लोग अपने लोकगीतों को गाते हैं, वो भी समूह में गाते हैं। कोई 20 का समूह बना लेता है, कोई 30 आदमियों का समूह बना लेते हैं, औरतें भी इनके साथ होती हैं। तो जो 10 दिशाएं हैं वह क्या है, इनके गायन से गूंज उठती हैं, गुंजायमान हो उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। मतलब शास्त्रीय संगीत ना होकर अशास्त्रीय है, फिर भी उनमें क्या समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं, तरीके हैं। उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। उनका जो अलग से नाम है वह क्या पड़ गया, पहाड़ के लोगों के द्वारा गाने के कारण पहाड़ी पड़ गया। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया कि चेता, कजरी, बारहमासा, सावन ये कहाँ कहाँ गाए जाते हैं। तो मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी बिहार है और पश्चिमी जिलों में ये गीत गाए जाते हैं। बाउल और भती आदि बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहिनी, महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं।
इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। मतलब कोरी कल्पना को ये लोग नहीं मानते, उनको सम्मान नहीं देते हैं, बल्कि जो रोजमर्रा की दिनचर्या में चलने वाली जीवन शैली होती है उसको ही अपने उसमें गीतों में लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवाह, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। जब ये लोकगीत गाते हैं तो सभी की जो भीड़ है वह क्या है, इकट्ठी हो जाती है और लोग क्या है, इनके गीतों को सुनकर स्वतः ही खिंचे हुए चले जाते हैं इनके पास। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। मतलब लोगों को इनकी भाषा समझ में आ जाती है तो ये भी इनकी सफलता को बतलाते हैं। हम आते हैं भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। ये भोजपुरी लोकगीत है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं। मतलब लोग बाग विदेशिया लोकगीत को ही सुनना पसंद करते हैं, वही प्रसिद्ध है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है, जिसमें क्या करुणा और विरह की बात कही गई है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं। मतलब एक प्रश्न करता है तो दूसरा उसके उत्तरों को देता है और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार की दयनीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब हानि हुई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकगीत लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आल्हा बुंदेलखंड का फेमस लोकगीत है। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। मतलब इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, तो चंदेल के राजा थे जो राजकवि माने जाते थे, जगनिक, इनसे माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। इनका महाकाव्य है, उसमें क्या है, आदल उदल की वीरता इन्होंने बताई है या वर्णन किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने, आगे देखते हैं, गीतों में उतारा। और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। गद्य का मतलब होता है जिनको हम पढ़ सकते हैं और पद्य का मतलब होता है जिनको हम गा सकते हैं। तो हमारा जो साहित्य वह दो रूपों में है, एक गद्य में और एक पद्य में। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिर्फ जति भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले हुए हैं, मतलब मिलते जुलते ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राय के, विवाह के, मटकोड़, जोनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं।
तो जब ये लोग नहाने के लिए जाती हैं तो क्या है, इनका अलग गीत गाया जाता है। और विवाह के समय इनके अलग गीत होते हैं, जैसे बन्ना बन्नी के गीत गाए जाते हैं, मटकोड़ पर अलग चुना, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली होती हैं जो शादी के समय गाई जाती हैं, तो जिसमें क्या बहुत ही ज्यादा हास्य छिपा हुआ रहता है। और जन्म आदि के समय जब किसी का बर्थडे होता है तो इन अवसरों पर भी इनके जो गीत होते हैं वह अलग अलग होते हैं, सभी जगह पर अलग अलग गीत जो वो अधिकतर क्या करती हैं, स्त्रियां ही गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, मतलब जिक्र किया है, बताया है। सोहर, बानी, सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासी पुरुषों के साथ नारियां भी गाती, जो 12 मासा होते हैं, 12 महीने के ऊपर जो गीत बनाए हैं उन्होंने, तो इसको क्या है, पुरुषों के साथ साथ औरतें भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। और एक जो विशेष बात क्या है कि जो औरतें होती हैं वह क्या है, गाना अकेले नहीं गाती बल्कि क्या समूह में गाती हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। मतलब उनका जो स्वर है वह एक जैसा नहीं होता, क्योंकि सबकी आवाज होती वो भिन्न भिन्न होती, किसी की सुरीली होती, किसी की ना कर्कश होती है, फिर भी जब वो एक साथ गाती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर नई बहू आती है, तो नई बहू आती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो गायिकाएं होती हैं उनको बुला लेते हैं, और वो लोग क्या है, अच्छी ढोलक मजीरे वगैरह बजाती हैं और गाना गाती हैं, डांस भी करती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है। मतलब और पे तो आनंदित होकर वह दल बांधकर गाती हैं, पर होली और यदि बरसात की जो कजरी वगैरह आ जाए तो इस पर उनकी अलग ही बात होती है, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। मतलब सब अपने अपने वहाँ के, यहाँ पे नाम दिया है कोकिल विद्यापति, पर ये सब क्या है, जब अपने अपने प्रांतों में गाते हैं, अपनी अपनी जगहों पे गाते हैं, तो वे सब अपने क्या हैं, विद्या के पति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। आपने देखा होगा नवरात्रि के समय यहाँ की गुजरात की जो महिलाएं और पुरुष होते हैं वह क्या करते हैं, गरबा करती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गायन साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर, मतलब दल के दल तो गाते हैं, परंतु उनमें जो स्त्रियां होती हैं, औरतें होती हैं, वो विशेष तौर पर गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं, मतलब अनेक प्रकार हैं। जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवन जहां इठला इठला कर लहराता है, वहां पर क्या आनंद के जो स्रोत हैं उनकी कमी हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इतना आनंद भरा हुआ है। उद्यान जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं, और जो हमारा जीवन है उस जीवन में क्या है, अनेक संख्या में क्या है, गाने हैं, जो क्या है, उसके प्रतीक है, उसके चिन्ह हैं। इस पाठ को लिखने वाले हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, जो कि एक लेखक हैं। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले हम देखेंगे निबंध से। तो निबंध में पहला प्रश्न है आपका, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पर बिंदु के रूप में इन्हें बताना है कि
पक्षों की चर्चा की। तो पक्ष बताना हमें। तो इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। नंबर 1, लोकगीत प्रिय होते हैं, मतलब सबको अच्छे लगते हैं। लोकगीत का महत्व, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों की भाषा, लोकगीतों की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार, बिना किसी बाजे की मदद से भी गाया जाने वाला गीत। अब है हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। तो हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत हैं लोकगीत। तो हमारे यहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीत में त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय, नहाने जाते रास्ते में, विवाह के अवसर पर, मटकोड़ में, जौनार में, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इनके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। तो लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है, संस्कृति को बताने वाले हैं। इन लोकगीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं हैं। लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं, जैसे शास्त्रीय संगीत में साधना की जरूरत होती है, तो लोकगीत में साधना की जरूरत नहीं होती है। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसर पर गाए जाते हैं। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्रों के भी होते हैं, यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है, जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनिक का आला इसका उदाहरण है। अगला है अनुमान और कल्पना। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखो। लोकगीत और नृत्य गांव और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जा सकता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे भी किसी न किसी रूप में गांव से ही जुड़े हुए हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इसमें रुचि ले रहे हैं। वे सामान्यतः संगीत से हटकर होते हैं, अतः आकर्षण के कारण भी बन जाते हैं कौन, लोकगीत। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं जैसे सहरिया, बाबू, नगरी आदि। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यान जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। लोकगीत गांव की उन्मुक्त चर्चा के प्रतीक हैं। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ की बोली से थोड़ा भी परिचित हों। जो लोग भोजपुरी के जानकार हैं वे विदेशिया लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इन गीतों में रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इससे परदेसी प्रेमी और करुणा का रस बरसता है। अब आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात यहाँ पर ग्रामर से मतलब है, व्याकरण से है। लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझें
उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला, ऐसी लोकहित। हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान देना चाहिए। लोकप्रिय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे। अब है लोक नीति। लोक नीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होना संभव है। लोकगीत, लोकगीतों की परंपरा का पालन केवल गांवों तक ही सीमित रह गया है। लोक नृत्य, लोक नृत्य बहुत प्रिय नृत्य है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। इनमें अर्थ की दृष्टि से समानता तो है, पर शब्द लोक अर्थात जनता से संबंधित है। अब है 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो, जैसे एक तारा, सरपंच, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छहमाही, नवरात्र, चौराहा। एक तारा वाला वाद्य यंत्र है, इसलिए इसका नाम है एक तारा। सरपंच, तो पांचों में जो प्रमुख होता है उसको हम बोलते हैं सरपंच। चारपाई, चारपाई का मतलब जिसमें 4 पाए होते हैं उसे हम चारपाई बोलते हैं। सप्तऋषि, तो 7 ऋषियों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। अठन्नी, 8 आने का जो सिक्का होता है उसे हम बोलते हैं अठन्नी। फिर है तिराहा, तो 3 राहों का समूह तिराहा होता है, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। दोपहर के मिलन को हम बोलते हैं दोपहर, क्योंकि सुबह और शाम का जो मिलन होता है वह दोपहर में होता है। 6 माही, तो 6 महीने में होने वाली। नवरात्र, तो 9 रात्रियों के समूह को नवरात्र कहते हैं। फिर है चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह है, उसे हम बोलते हैं चौराहा। ऐसे ही हम शब्द और ले सकते हैं, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। शताब्दी, 100 सालों का समूह है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी आकृति आदि। प्रश्न नंबर 3, को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोकवाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो खाली जगह है इन पर शब्द भी भरते जाना है। जैसे अब यहाँ पर यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर फिर आ जाएगा की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने को एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकड़ सिंघी भी कहते हैं। तो आपने देखा हमने
को, में, से, का यहाँ पर खाली स्थानों में प्रयोग किया। अब है भारत के मानचित्र में, भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। जैसे हमने लिया राज्य में बिहार, पंजाब, बुंदेलखंड, गुजरात, पहाड़ी इलाके, बंगाल, उत्तर प्रदेश। लोकगीत बिहार का कजरी, विदेशिया, चेता, सावन और नृत्य हो जाएगा जट जटिन। पंजाब का माहिया और नृत्य हो जाएगा झूमर, गिद्दा। बुंदेलखंड का लोकगीत है आला, जिसका नृत्य होएगा मोनिया नृत्य। गुजरात का लोकगीत है माहिया और गरबा, इसका नृत्य है। पहाड़ी इलाके तो पहाड़ी गीत और सामूहिक नृत्य। बंगाल का भतियाली और नृत्य हो जाएगा छाऊ। उत्तर प्रदेश का चेता, कजरी, बिरहा, बारहमासा लोकगीत और नृत्य हो जाएगा चरकुला। अब कुछ करने को, अपने इलाके की कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। मल्हार, सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत। विवाह गीत, विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। रागणी, हरियाणा दिल्ली का लोकगीत। अगला है जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है। अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तो हमें यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा गद्यांश लिखना है। गांव के लोगों का शहर की तरफ पलायन हो रहा है, मतलब जा रहे हैं, अपने साथ वे अपने लोकगीतों को भी ला रहे हैं। ये लोकगीत शहरी लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्य फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों से अलग हटकर आनंद दे रहे हैं। अब सभा और समारोह में लोकगीतों का धूम मची रहती है, मतलब जैसे होली हो गए, दिवाली हो गई, इन सब त्योहारों पर भी ये लोग क्या करते हैं, बरसात के समय अपने गीतों को गाते हैं। आगे है रेडियो और टेलीविजन के स्थानीय प्रसारणों में एक ही नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, इन्हें सुनो और सीखो। तो इसको आपको स्वयं पढ़ना होगा और स्वयं सुनकर सीखना होगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।